हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की सुबोध भारती हिंदी पाठमाला से पाठ 3 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है महान आइंस्टाइन। आइए शुरू करते हैं। दिखावे और मान सम्मान के आडंबरों से दूर सादा जीवन उच्च विचार के धनी आइंस्टाइन अपने कार्यों से आज भी जन जन के हृदय में बसते हैं। छोटे से छोटे व्यक्ति को भी महत्वपूर्ण समझने वाला वह सफल व्यक्ति सचमुच हमारा मार्गदर्शक है। आइए पढ़ें उनकी जीवन कथा। पहले हम उच्चारण अभ्यास कर लेते हैं। आइंस्टाइन वैज्ञानिक, शास्त्री, गुरुत्वाकर्षण जिसको हम इंग्लिश में ग्रेविटी बोलते हैं, पत्नियां, प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी को प्रसिद्धि बोलते हैं। आइंस्टाइन संसार के सबसे बड़े वैज्ञानिक और गणित शास्त्री थे। विज्ञान के क्षेत्र में अनेक बड़ी बड़ी खोजें करके उन्होंने मनुष्य जाति की बहुत कीमती सेवा की है। वे सिर्फ वैज्ञानिक या गणित शास्त्री ही नहीं थे, मानवता के बड़े पुजारी और विश्व शांति के प्रेमी भी थे। यही कारण है कि उस महान वैज्ञानिक ने अपनी प्रतिभा का सदुपयोग मानव जाति की सेवा में किया। उनका जीवन बहुत सादा था। उसमें झूठे दिखावे और तड़क भड़क का कोई स्थान न था। मान सम्मान की भी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उनकी बड़ी बड़ी शोधों के लिए जब सारी दुनिया उन पर मुग्ध हो जाती थी, तब भी वे बधाइयों और प्रशंसा के झंझट से बचने का रास्ता खोजते थे। प्रकृति के दो महान बलों गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय शक्ति पर काबू रखने वाले नियम की खोज का उनका सिद्धांत जिस दिन दुनिया के सामने रखा गया, उसी दिन आइंस्टाइन की 50वीं वर्षगांठ थी। इससे पहले भी उनका यश सारी दुनिया में फैल चुका था, लेकिन इस खोज ने उनके यश में चार चांद लगा दिए। गरीब अमीर सब उनके साथ एक रूप होने का अनुभव करने लगे। कोई मित्र के नाते, कोई परिचित के नाते, कोई समकालीन होने के नाते उन्हें बधाई भेजने लगे। जाति, धर्म और राष्ट्र की मर्यादा को लांघ कर हर कोई एक विश्व नागरिक के रूप में उन्हें प्रेम करने लगा। उस दिन बधाई के संदेशों का तो पार नहीं था। बेचारा डाकिया परेशान था कि ये सब संदेश आइंस्टाइन तक पहुंचाए कैसे जाए। डाक रखने के लिए दी गई डाक खाने की थैली भी छोटी पड़ती थी और तारों का वजन भी कितना ज्यादा था। उन्हें उठाया कैसे जाए। आखिर टोकरे भर भर कर तार आइंस्टाइन के यहाँ पहुंचाए गए। तार ऑफिस के अधिकारियों ने अपने ग्राहकों को बताया कि आइंस्टाइन का पता छोटा लिखा जाए तो भी चलेगा। तरह तरह की कीमती चीज़ों के पार्सल उनके लिए भेंट में आ रहे थे, लेकिन पार्सल खोलने में या भेंट में आई हुई चीज़ें देखने में आइंस्टाइन को कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन सब बातों की तरफ उनकी पत्नी श्रीमती एल्सा ध्यान देती थी। यह सब अकेले करना उनके लिए भी मुमकिन नहीं था, इसलिए आइंस्टाइन के कुछ मित्रों को पार्सल खोलकर उपहार में आई हुई चीज़ें देखने और रखने के काम में लगाया गया। श्रीमती एल्सा कहती, क्या क्या चीज़ें भेंट में आई हैं, यह तो मुझे उनसे कहना ही चाहिए ना। लेकिन इस बेकार के झंझट से बचने के लिए आइंस्टाइन अपनी वर्षगांठ से कुछ दिन पहले ही एक गांव में रहने चले गए थे। आज पति की वर्षगांठ और सम्मान का दिन दोनों एक साथ मिल गए थे। श्रीमती एल्सा दोपहर को आइंस्टाइन से मिलने गांव जाने वाली थी। इससे पहले उन्हें कुछ ज़रूरी काम पूरे करने थे। अभी वे सवेरे जागी भी नहीं थी कि टेलीफोन की घंटी टन-टन करने लगी। उन्होंने जाकर फ़ोन उठाया। आइंस्टाइन खुद बोल रहे थे, मेरे सहायक से कहना कि उन कैलकुलेशंस मतलब हिसाबों में गलती रह गई है, उसे सुधार दें। श्रीमती एल्सा बोली, लेकिन आज कौन सा दिन है, याद है ना। आइंस्टाइन बिल्कुल भूल गए थे। अपनी खोज के विचारों में वे इतना डूब जाते थे कि ऐसी मामूली बातें उन्हें याद ही नहीं रहती थी। जब श्रीमती एल्सा ने वर्षगांठ की याद दिलाई,
तब वे हंसकर बोले, वर्षगांठ का यह बेकार का दिखावा किस लिए? अपने सहायक से मुझे जो कहना है वही महत्व की बात है। उनसे जरूर कह देना, भूलना मत। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, साहित्यकार और वैज्ञानिक उन्हें बधाई देने आए। आज वे सारी दुनिया के प्रेम, प्रशंसा और सम्मान के पात्र बने थे। दुनिया में ऐसा अनोखा मान सम्मान और यश प्राप्त करने वाले पुरुष के हृदय पर राज करने वाली श्रीमती एल्सा के मन में उस दिन कैसे कैसे भाव उठते होंगे। अपने पति की सादगी, नम्रता और तड़क भड़क से दूर रहने वाले स्वभाव को वे अच्छी तरह जानती थीं, लेकिन आज तो बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आएंगे। उस समय वे बढ़िया कपड़े पहने तो कैसा अच्छा रहे। अधिकतर पत्नियां यह पसंद करती हैं कि उनके पति बढ़िया कपड़ों से सज धज कर समाज में घूमे फिरे। आइंस्टाइन की पत्नी भी इस भावना से मुक्त नहीं थी, लेकिन पति की आदतों को वे भली भांति जानती थी। उन्हें डर था कि वर्षगांठ के दिन भी आइंस्टाइन कहीं अपने रोज के कपड़े न पहन लें, इसलिए उन्होंने उनकी एक पुरानी पतलून पहले ही छिपा दी थी। आइंस्टाइन को कपड़ों से शरीर सजाने की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उन्होंने वही पतलून खोजकर उस दिन सवेरे पहनी और मित्रों के आने की राह देखने लगे। जब श्रीमती एल्सा सारी भेंटें और बधाई के कीमती संदेश लेकर आइंस्टाइन के पास प्रसन्न होती हुई आई, तब उन्हें अचरज मतलब आश्चर्य हुआ कि एल्सा ये सब क्या लाई है। परंतु पत्नी ने जब पति को वह छिपाई हुई पतलून पहने देखा तो खूब चिढ़ी। तुम्हें कुछ भान भी है? आज बड़े बड़े मशहूर लोग तुमसे मिलने आने वाले हैं। वे जब तुम्हें इस पुरानी पतलून में देखेंगे तब मेरे लिए शर्म से मरने के सिवा क्या बाकी रहेगा। फिर आइंस्टाइन को उलाहना देते हुए वे बोली, सवेरे ही मैंने तुम्हें याद दिलाया था कि आज तुम्हारी वर्षगांठ है, क्या उसे भूल गए? आइंस्टाइन ने हंसकर कहा, ऐसी बातें मुझे कहाँ याद रहती हैं एल्सा। वे बोली, इसके सिवा दूसरी कोई अच्छी पतलून तुम्हें इस घर में नहीं मिली? आइंस्टाइन बोले, अब जाने भी दो इस बात को, इससे काम चल जाएगा। लेकिन मैंने तो यह छिपा दी थी, तुमने कहाँ से ढूंढ निकाली? आइंस्टाइन ने हंसकर कहा, तुम्हारी छिपाने की जगहें क्या मैं नहीं जानता? एल्सा चिढ़कर बोली, आज तुम्हारे मित्र तुमसे मिलने आने वाले हैं, भला आज तो इससे बचते। आइंस्टाइन ने भी हंसकर कहा, कैसी अजीब हो तुम भी। अरे जो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं वे क्या मेरी यह पतलून देखने के लिए आएंगे? इस विनोद भरे जवाब ने एल्सा को चुप कर दिया, लेकिन इस जवाब में ही आइंस्टाइन के जीवन का एक और पहलू भी चमक उठा। एक बार एक फोटोग्राफर उनका फोटो ले रहा था, इससे वे चिढ़ गए और फोटो बिगड़ जाए इस हेतु जीभ को मुंह से बाहर निकालकर खड़े रहे। यह फोटो भी दुनिया में मशहूर हो गया और संसार के एक महान वैज्ञानिक की बालकों जैसी निर्दोषता का फोटो खींच लेने के लिए फोटोग्राफर की बहुत प्रशंसा हुई। एक बार आइंस्टाइन की ख्याति मतलब प्रसिद्धि के बारे में दो अमेरिकी विद्यार्थी आपस में बहस करने लगे। एक ने कहा, प्रोफेसर आइंस्टाइन ख्याति की इतनी ऊंची चोटी पर पहुंच गए हैं कि यूरोप में शायद ही कोई ऐसा होगा जो उन्हें न जानता हो। दूसरे विद्यार्थी ने इसका प्रयोग किया। उसने आइंस्टाइन को पत्र लिखा और लिफाफे पर सिर्फ इतना पता लिखा, प्रोफेसर आइंस्टाइन, यूरोप। डाक विभाग ने जब वह पत्र आइंस्टाइन के मकान पर पहुंचाया तो अत्यंत अचंभे में पड़कर आइंस्टाइन बोले, वाह वाह, डाक महकमे की व्यवस्था कितनी बढ़िया है, लेकिन पूरे पते के बिना डाक महकमा उन्हें खोज कैसे सका? उनके मन में यह विचार आए बिना नहीं रहा कि यह सब ख्याति की करामात है। आइंस्टाइन कभी कभी सिनेमा देखने भी जाते थे। एक बार किसी सिनेमा घर में एमिल जोला का जीवन नामक फिल्म लगी। उसे देखने के लिए वे अपने सहायक के साथ प्रयोगशाला में से सिनेमा घर गए।
अंदर जाने पर पता चला कि अभी खेल शुरू होने में 15 मिनट की देर है। अंदर बैठे रहने से तो थोड़ा बाहर घूम आना ज्यादा अच्छा है, ऐसा सोचकर वे उठे, लेकिन टिकट तो दरबान ने ले लिया था। अब क्या हो? एक मामूली आदमी की तरह वे दरबान के पास जाकर बोले, भाई, अभी खेल शुरू होने में देर है, मुझे बाहर जाना है, क्या हो आऊं? दरबान ने कहा, जाइए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन आइंस्टाइन के मन में थोड़ा संकोच हो रहा था। उन्होंने अपना टिकट तो उसे दे दिया था। फिर से अंदर जाते समय अगर दरबान टिकट मांग बैठे तो क्या हो? इसलिए ज्यादा सफाई के ख्याल से उन्होंने दरबान से पूछा, मैं बाहर तो जाता हूँ, लेकिन दोबारा अंदर आऊं तब मुझे तुम पहचान तो लोगे ना? दरबान समझा कि विश्वविख्यात वैज्ञानिक मुझसे मजाक कर रहे हैं। वह हंसकर बोला, मैं कहता हूँ प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन कि मैं आपको जरूर पहचान लूंगा। वे बाहर गए, लेकिन उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि यह दरबान उनका नाम कैसे जानता है। लोग उन्हें इतनी आसानी से पहचान लेते थे, इसके लिए वे अखबार वालों को ही दोषी मानते थे। उनका दिल हमेशा एक अज्ञात और अप्रसिद्ध आदमी की तरह रहने और जीने को तड़पा करता था। प्रसिद्धि की जगमगाहट और मान सम्मान से वे हमेशा दूर भागते थे। एक मामूली आदमी दुनिया की जो सेवा करता है, उससे कुछ अधिक सेवा वे करते हैं, ऐसी भावना कभी उनके मन में नहीं उठती थी। इस प्रकार ख्याति और यश के लोभ से बिल्कुल दूर रहकर विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य जाति की अनेक तरह से सेवा करने वाले आइंस्टाइन का जीवन सफल हुआ ही कहा जाएगा। मतलब वो बहुत सफल वैज्ञानिक थे। प्रस्तुत पाठ को सोमेश्वर पुरोहित जी ने लिखा है और इसके शब्दार्थ को आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। इसका अभ्यास अगर हम देखें तो ये है मौखिक और लिखित उत्तर। इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है, मौखिक भी और लिखित के उत्तर भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। भाषा की बात जब आती है तो इसको आपको अपनी बुक में ही फिल करना है, कंप्लीट करना है। कहाँ पे? अपनी बुक में कंप्लीट करना है। ओके, यह आपका पॉइंट नंबर 10 तक सारा वर्क है। इस तरीके से आपका पार्ट 3 भी खत्म हो जाएगा। इसको आप अच्छे से सुंदर हैंड राइटिंग में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।